ये वाला गेट बंद कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सीरीज चल रही थी राजनीति विज्ञान की, उसमें PYQ वाला सीरीज हमने रखा था और उस PYQ में हमने संविधान सभा का एक पार्ट कर लिया था। और आज हम उस पार्ट के जो संविधान सभा है उसका दूसरे पार्ट के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली जो भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि 60 से 70% जो पेपर होता है वो हमारा PYQ पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट्स आपके लिए कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूने बनिए, क्योंकि विश्वास रखिए परिश्रम का फल ही सफलता है। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसी के लिए मेरे को एक कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही है, मैं आपको उनको सुनाता हूँ कि डर है यदि गिर जाने का तो ये शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। कि डर है यदि गिर जाने का, यदि आपको असफलता का डर है तो इसका मतलब ये कि सफलता आपके लिए है ही नहीं। कि मन को सुलझाने में, नया देह पाने में, मन को सुलझाने में, नया देह पाने में यदि अड़चन है, मन को सुलझाने में, नया देह पाने में यदि अड़चन है, यदि मन को भटकन है तो समझो ये रास्ते तुम्हारे लिए नहीं है, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो ये शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, तो ये शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, विभाजित भारत यानी कि 1947 के बाद का भारत। कब का भारत? 1947 के बाद का भारत। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले से बताया था कि जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा को क्या किया गया था, क्योंकि संविधान सभा की बात यह थी कि संविधान सभा को पहले यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार से चुना जाएगा। शुरुआत में क्या हुआ था कि इसको वयस्क मताधिकार से चुना जाए, लेकिन वयस्क मताधिकार से इसका चुनाव नहीं हुआ था और इसका जो चुनाव किया गया था संविधान सभा का, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। कैसा निर्वाचन किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी किसके द्वारा किया गया? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। किसके द्वारा किया गया? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? जो प्रांतीय विधानसभा थी उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान सभा का चयन किसके द्वारा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन के तहत हमारे जो 389 सीटें फिक्स की गई थी, उन 389 सीटों में से भी मैंने आपको बताया था कि 296 सीटें ऐसी थी और 93 सीटें देशी रियासतों के अधीन थी। इन देशी रियासतों के अधीन के लिए, अच्छा, कई बार सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या देशी रियासतों के लोग भी शामिल हुए थे? जी नहीं। शुरुआत में जब संविधान सभा के चुनाव होने वाले थे तब ये लोग शामिल नहीं हुए थे। बाद में इनको लगा कि इन्होंने अपने प्रतिनिधि स्वयं मनोनीत करके भेजे थे। कैसे करके भेजे थे? स्वयं मनोनीत करके भेजे थे। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या संविधान सभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, तो जी नहीं। तो संविधान सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित हुए थे और कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे। वो जितने भी मनोनीत सदस्य थे वो कहां से आए थे? देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे वो कितनी सीटों पे हुए थे? 292 प्लस 4 सीटें थी। ये जो 4 थे हमारे वो थे कमिश्नरी प्रांत थे, चारों के चारों। और जो इलेक्शन हुआ था वो इतनी ही सीटों पर इलेक्शन हुआ था। कितनी सीटों पे? 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिलती है।
किसको मिलती है? कांग्रेस को मिलती है। और 73 सीटें मिलती है मुस्लिम लीग को। किसको मिलती है? 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती है। तो हमको याद रखना है, सवाल हमसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के क्या सभी सदस्यों का चयन हुआ था, निर्वाचन हुआ था? तो जी नहीं, संविधान सभा के कुछ सदस्य क्या किए गए थे? निर्वाचित किए गए थे और कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे। यदि संविधान सभा के सदस्यों के चयन की बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा हुआ था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि और किसके द्वारा किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इसका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया। और इसकी जो पद्धति थी वो थी एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सी पद्धति के द्वारा हुआ? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसका इलेक्शन होता है। ठीक है। और इसके कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। कुछ सदस्य निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य किस में आते हैं? संविधान सभा में आते हैं। तो संविधान सभा को लेके जो निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। शुरुआत में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को करते हैं कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार से होना चाहिए, लेकिन वयस्क मताधिकार से नहीं होता है। वो किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा और एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको संविधान सभा की समितियों की बात करूं तो संविधान सभा में कुल मिलाकर 22 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई गई थी दोस्तों? 22 समितियां बनाई गई थी, छोटी मोटी मिलाकर टोटल। ठीक है। इन समितियों में जो आप सबको पता होगा कि प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते। कौन बनते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लेकर 3 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां? 3 समितियां। मौलिक अधिकार जो समिति थी उस समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मौलिक अधिकारों को लेकर एक उप समिति बनाई गई थी। उस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और इसी के लिए एक अल्पसंख्यक समिति बनाई गई थी और उस अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकारों को संबंधित ही 3 समितियां बनाई गई थी। और उन 3 समितियों में पहली आती है मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार पटेल। दूसरी आती है मौलिक अधिकारों को लेकर उप समिति जिसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? जे.बी. कृपलानी। और तीसरी आती है अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकारों को लेकर उसके अध्यक्ष बनते हैं एच.सी. मुखर्जी। कौन बनते हैं? एच.सी. मुखर्जी। ये जो एच.सी. मुखर्जी होते हैं ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनते हैं। ये क्या बनते हैं? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है। और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनते हैं, एक बनते हैं एस.सी. मुखर्जी और दूसरे बनते हैं टी.टी. कृष्णामाचार्य। अगला देखिए, संघ संविधान समिति, तो इसके भी सही है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। प्रांतीय संविधान समिति, इसको वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। ठीक है। प्रांतीय ये संविधान समिति, आपको पता होगा कि सभी प्रांतों को एकीकरण करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी किसको बनाया जाता है? वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही एक रियासती विभाग बनाया जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, रियासती विभाग जो होता है, रियासती विभाग जो सीधे सीधे किसके अंडर में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में था। और उस रियासती विभाग की स्थापना होती है 5 जुलाई 1947। कब होती है? 5 जुलाई 1947 को उसकी स्थापना होती है।
ठीक है, तो हमारा सवाल था, याद रखना दोस्तों, संविधान सभा में टोटल समितियों की संख्या कितनी थी? 22। ठीक है, और उन 22 में से इसमें पूछा गया था कि गलत युग्म का चयन कीजिए, तो गलत युग्म कौन सा हो गया? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। कौन थे? संविधान जो सभा थी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इनको 11 दिसंबर 1946। कब बनाया गया था? संविधान सभा की जब 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, 10 को हुई थी, उसके बाद में 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए थे किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? देखिए दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार जो चुना गया वो डॉक्टर BN राव को चुना गया। याद रखना दोस्तों, संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस अनुभव वाले व्यक्ति थे वो दो ही थे, एक तो डॉक्टर BN राव और डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और उसी समय डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। किसका? संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार इसको बनाया जाता है। संवैधानिक सलाहकार इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना कि संविधान सभा के द्वारा संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? डॉक्टर BN राव को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सरदार पटेल को प्रांतीय विधानसभा, जो प्रांतीय समिति थी विधानसभा, प्रांतीय विधान समिति, उसके अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा का। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? देखिए दोस्त, जनहित याचिका की बात करूं, इसको बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, ठीक है। जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, और भारत में इसको लाने वाले जो थे वो PN भगवती, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे PN भगवती, वो इसको भारत में लाने वाले व्यक्ति थे। तो भारत में शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? PN भगवती के द्वारा की गई थी। वैसे जनहित याचिका का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया है हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कनाडा से क्या क्या लिया है। स्पेशल दो चीजें बताई थी, एक तो राज्यपाल की नियुक्ति ली है, राज्यपाल की नियुक्ति, और दूसरे हमने लिए अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिए? कनाडा से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया है? समवर्ती सूची की अवधारणा। एक तो याद रखना, समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची की अवधारणा, और एक प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो समवर्ती सूची की अवधारणा भी कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन, जिससे तो हमने कितनी सारी चीजों को लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था, यानी किसके द्वारा चुना गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब पहला सवाल था उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा थी
यानी कि जो संविधान सभा हमारी जो बनी थी, उस संविधान सभा में क्या क्या लिया गया था, क्या क्या, यानी कि संविधान सभा की यदि मैं बात करूं तो संविधान सभा में हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया था। किसके द्वारा? विधानसभाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। और कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसको चुना गया। देखिए दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन जो प्रणाली स्टार्ट हुई थी, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में, उसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लियोनेस कार्टेस। लियोनेस कार्टेस को जनक माना जाता है। किसका? प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है वो लियोनेस कार्टेस को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसको चुना गया। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल द्वारा चुना गया, नया नामित किया गया? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? नहीं चुना गया था। हाँ, संविधान सभा के जो इलेक्शन हुए थे वो उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, और मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें। और जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तो संविधान सभा की जो बैठकें थी उनका बहिष्कार करना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से उद्धृत की गई थी? जैसे अभी मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया था कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है, अच्छा, हमारी जो समवर्ती सूची है वो किसके अंतर्गत आती है? देखिए, हमारे जो भारत का संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान की यदि मैं बात करूं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और उसका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण किया गया। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण किया गया। और उस शक्तियों के पृथक्करण में 4 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। कितने प्रकार की बनाई गई? 4 प्रकार, जिसमें पहली आती है हमारी संघ सूची। अनुसूची कौन सी है? 7वीं, जिसमें पहली आ जाती है संघ सूची, दूसरी आ जाती है हमारी राज्य सूची, तीसरी आ जाती है हमारी समवर्ती सूची, और चौथी आ जाती है हमारी अवशिष्ट सूची। ये 4 प्रकार की सूचियां हमारी किस में रखी गई थी? शक्तियों के पृथक्करण में रखी गई थी। अब संघ सूची, जो संघ सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को। किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। यानी कि इस विषय पर जितने भी कानून बनाए जाएंगे संघ सूची में वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। राज्य सूची की यदि मैं बात करूं तो राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाएंगे। और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, और अवशिष्ट सूची की यदि मैं बात करूं तो अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संघ सूची की यदि मैं बात करूं तो संघ सूची में अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास विषय हैं। 99 विषय इसको माना जाता है, यानी कि आसपास 99 और 100 के आसपास के विषय है। ठीक है, अब समवर्ती सूची और जो अवशिष्ट सूची है, जैसे इनके उदाहरण में आपको यदि मैं बताना चाहूँ, संघ सूची की यदि मैं बात करूं तो जो भारत का जो रेलवे है, बैंकिंग है, वो किस में आता है? संघ सूची में आता है। आर्मी है वो किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की बात यदि करो तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भारत की पुलिस होती है। पुलिस किसकी होती है? राजस्थान की है, हरियाणा की है, मध्य प्रदेश की है। तो ये इस तरह से चीजों की पुलिस की जो विषय होता है वो कौन सी में आता है? राज्य सूची में आ जाता है। तो समवर्ती सूची की यदि मैं बात करूं तो जैसे शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, उसको अब डालकर किसमें कर दिया गया? समवर्ती सूची में कर दिया गया। अवशिष्ट सूची की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान समय में जैसे सोशल मीडिया पर कोई भी एक्ट बनाना होगा तो वो किस में बनाया जाएगा? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत उसको लिखा गया है, क्योंकि ये तीनों ही सूची से है ही नहीं है, इसलिए इसको चौथी एक अवशिष्ट सूची बनाई गई है। और उस अवशिष्ट सूची में लिखा गया कि समय समय पर यदि कोई ऐसी चीज आएगी तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, तो जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों,
देखिए ये सारी चीजें जैसे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। देखिए ये सारी चीजें हम अपनी थ्योरेटिकल क्लास में बताते हैं, और थ्योरेटिकल क्लासेज के लिए जो बैच चल रहे हैं आपको पता है 2 बजे से क्लासेज चल रही हैं। ऑफलाइन बैच में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको सारी चीजें ऑफलाइन पढ़नी है तो आपको एकलव्य क्लासेज का जो ऑफलाइन बैच है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, एनपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया। देखिए संविधान सभा की यदि महिलाओं की बात करूं तो सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी। तो कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी दोस्त? 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। ठीक है, अब 15 महिलाओं में 4 महिलाएं इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 वो आपको नाम याद रखने। पहला जो नाम याद रखना है, पहली एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी वो थी बेगम अयाज रसूल। पहली महिला का नाम क्या याद रखना है? बेगम अयाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, दूसरा सवाल यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला। इसके सवाल का आंसर है दक्षयानी वेलादुवन। दक्षयानी वेलादुवन, एकमात्र दलित महिला थी। कौन थी? दक्षयानी वेलादुवन। तीसरा सवाल इसमें पूछा जाएगा कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला। ठीक है, वो महिला कौन थी? एनी मस्करिनी। क्या नाम है उसका? एनी मस्करिनी। ठीक है, एक और याद रखना है कि संविधान सभा की 22 समितियों में एकमात्र जो महिला सदस्य शामिल थी, एकमात्र महिला समिति की सदस्य, किसी भी समिति की सदस्य, वो थी दुर्गाबाई देशमुख। कौन थी दोस्तों? दुर्गाबाई देशमुख। तो याद रखना दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं। उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? बेगम अयाज रसूल। एकमात्र दलित महिला दक्षयानी वेलादुवन। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एनी मस्करिनी, जो कहां का नेतृत्व कर रही थी? मद्रास का। कहां का नेतृत्व कर रही थी? मद्रास का। एकमात्र महिला जो किसी भी समिति के सदस्य थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये महिलाओं से संबंधित संविधान सभा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कर दिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वाधिक सर्वोच्च कौन है? देखिए राजनीतिक व्यवस्था की बात करो तो सर्वाधिक सर्वोच्च जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? संविधान को। किसको माना जाएगा? संविधान। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च माना जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। संसद का वर्णन भी किसमें मिलता है? संविधान में। धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश वैसे भी क्या है? धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश। ठीक है, सेकुलरिज्म वाला देश है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च माना जाता है वो किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है, क्योंकि हमारे देश का जो शासन चलता है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? संविधान के अनुसार चलेगा, ना कि सर्वोच्च न्यायालय या संसद के अनुसार। ठीक है, हाँ, संसद संविधान के अनुसार शासन चलाएगी। संसद क्या करेगी? संविधान के अनुसार शासन चलाएगी, लेकिन सर्वोपरि किसको माना जाएगा? संविधान को माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
प्रारूप समिति में से निम्न में से कौन एक सदस्य शामिल नहीं था? देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति की बात करूं तो प्रारूप समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। देखिए, प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रारूप समिति बनी थी वो बनती है 29 अगस्त 1947 को। कब बनती है? 29 अगस्त 1947। ठीक है। और प्रारूप समिति के जो टोटल सदस्यों की संख्या थी इसमें 7। कितनी थी? 7 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है। अब इस 7 सदस्यों की यदि मैं बात करूं तो पहले जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। दूसरे व्यक्ति की यदि बात करूं तो NG गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक, अयंगर, NG गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। तीसरे व्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, NG अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं हमारे KM मुंशी। ठीक है। पांचवे जो व्यक्ति आते हैं वो आ जाते हैं हमारे मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। छठे व्यक्ति जो आते हैं N माधवराव। और ये जो N माधवराव आते हैं वो आते हैं BL मित्र की जगह। किसकी जगह आते हैं दोस्त? BL मित्र की जगह आते हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो 7वें व्यक्ति आते हैं वो आते हैं हमारे TT कृष्णामाचारी, जो किसकी जगह पे आते हैं? DP खेतान की जगह पे। क्योंकि DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए DP खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, इसलिए TT कृष्णामाचारी उनकी जगह पे आते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों के नाम आपको याद रखने। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद दूसरे इसके जो सदस्य थे NG अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर थे। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे व्यक्ति थे KM मुंशी, जो कि एकमात्र कांग्रेसी थे। एकमात्र कांग्रेसी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और उसके बाद N माधवराव। जो N माधवराव आए थे वो BL मित्र की जगह आए थे, क्योंकि BL मित्र के स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से उनको इस्तीफा संविधान सभा से देना पड़ा। उसके बाद 7वें जो सदस्य बनते हैं वो बनते हैं TT कृष्णामाचारी। और TT कृष्णामाचारी आते हैं DP खेतान की जगह, क्योंकि DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से DP खेतान की जगह किसको चुना जाता है? TT कृष्णामाचारी को चुना जाता है। और ये जो TT कृष्णामाचारी थी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। तो इस सवाल का आंसर आप दे सकते हो, यानी कि प्रारूप समिति से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो उस सवाल का आप आंसर आराम से दे सकते हो। मोस्टली प्रारूप समिति के जो संबंधित सवाल है वो यही पूछा जाता है, या तो प्रारूप समिति का गठन पूछा जाता है, या इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, या इसका अध्यक्ष पूछा जाता है, या फिर किसी भी सदस्य का नाम इसमें पूछा जाता है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों के तीनों इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, AK अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये प्रारूप समिति से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपको पता है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के इलेक्शन हो गए थे। कब हो गए थे? जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के क्या हो गए थे? इलेक्शन हो गए थे। और इसकी जो बैठक स्टार्ट होती है वो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होती है और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में स्टार्ट होती है, जिसे अभी किस नाम से जाना जाता है? संसद भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक स्टार्ट हो जाती है। और जो पहली बैठक होती है उसमें क्या आता है? पहली बैठक में जो सभापति बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
को क्या बनाया जाता है, सभापति बनाया जाता है। और सभापति भी क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये उस संविधान सभा के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। और इनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये संविधान सभा का एक उपसभापति भी होता है, और उपसभापति का नाम आता है क्या, फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था उपसभापति का, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा का जो उपसभापति था, पहली जो बैठक हुई थी उसके अंतर्गत उपसभापति क्या करते हैं, कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की क्या हो जाती है, तबीयत खराब रहती है, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इसीलिए इनको क्या बनाया था, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े, अगला सवाल की ओर देखते हैं। ठीक, अगला जो सवाल आता है हमारा, अगला सवाल है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, संविधान सभा का गठन किस के तहत किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, देखिए मैंने आपको बताया था कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। कब किया जाता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। और अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार करके ये कहा जाता है कि संविधान सभा की क्या की जाएगी, मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है, 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है। कौन सा मिशन भारत भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है, जिसके जो अध्यक्ष थे वो बनते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। ये जो क्रिप्स मिशन होता है इसका बहिष्कार कर दिया जाता है। इसके बहिष्कार करने के पीछे दो वजह थी। पहली वजह थी कि मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था, और दूसरा क्रिप्स मिशन के द्वारा ये कहा गया था कि भारत के अंदर जो संविधान बनेगा उस संविधान सभा में भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज भी उसमें शामिल होंगे, इसलिए इस क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 1945 में ब्रिटेन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाता है और ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बनती है। किसकी बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और लेबर पार्टी की सरकार में क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो क्या करते हैं, एक शिष्टमंडल भेजते हैं जनवरी में। शिष्टमंडल लंदन से भेजा जाता है जनवरी में, ठीक है, जनवरी 1946 में। और उस शिष्टमंडल का नाम ही क्या भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 भेजा जाता है। और 1946 में 1946 देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत आया था, मैंने आपको अभी बताया था कि शिष्टमंडल भेजा गया था। लेबर पार्टी की सरकार बनती है 1945 में ब्रिटेन के अंदर, और उस लेबर पार्टी की सरकार क्या करती है, एक शिष्टमंडल भारत भेजती है। और कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। कब आता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और उस कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे, कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे। एक तो थे सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरे व्यक्ति आते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि इंग्लैंड के अंदर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे व्यक्ति थे एवी एलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 लोग शामिल होते हैं कैबिनेट मिशन में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद में इनकी जो बैठकें चलती है शिमला के अंदर 5 से लेके 12 मई तक बैठकें चलती हैं। 5 मई से लेके 12 मई तक शिमला के अंदर कैबिनेट मिशन की और जो भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे, बड़े बड़े राजनेताओं की एक मीटिंग चलती है। और उसके बाद 5 मई से 12 मई तक मीटिंग चलने के बाद 16 मई को कैबिनेट मिशन की जो भी
सारी बातें थी वो सब क्या कर दी जाती है, प्रकाशित कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था। कई बार आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लिनलिथगो, लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, कई बार इस तरह से क्या बोला, यानी कि कई बार इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा को मांग स्वीकार करने का एक ही वजह थी अंग्रेजों के पीछे। इस वजह के पीछे एक ही मकसद था कि वो चाहते थे कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे, बाकी ऐसा कोई उनका कोई मकसद नहीं था। उसके बाद में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है और 1947 में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो घोषणा कर देते हैं कि आने वाले 30 जून तक जो भारत की सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में वो लास्ट में माउंट बेटन को भेजते हैं और माउंट बेटन 3 जून 1947 को भारत की जो आजादी है उसका प्लान तैयार करता है, भारत के विभाजन का प्लान तैयार करता है। ठीक है, और उसमें उसके साथ 2 लोग और थे, इस्मा और हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें बाल्कन प्लान तैयार किया जाता है और उसके बाद में भारत को आजादी दे दी जाती है। और संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फिर वही सवाल पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, M.K. गांधी नहीं था, बाकी सब उसके सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, K.M. मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, CAPF का एग्जाम होता है, यानी कि UPSC करवाती है, सेंट्रल आर्म्ड जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है CAPF, उसके एग्जाम में पूछा गया, 2016 में पूछा गया सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, सही है पूछा है हमसे सवाल को, अब इसमें से लिया गया। देखिए, आप जब स्टेटमेंट को पढ़ने का स्टार्ट कीजिए कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं थी, तो बिल्कुल सही बात है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। और एकल संक्रमणीय पद्धति के साथ में कौन सी थी एक चीज, किसके द्वारा चुना गया था, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा चुना गया था, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इसको चुना गया था। ठीक है, दूसरा, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, यदि आप ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं तो ये सवाल आपका यहीं पे सही हो जाएगा। इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत है, तो 2 इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा, केवल 1 और 4। सिर्फ एक ही ऑप्शन पता होने से आप इस तरह से ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो सवालों को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि 2 नंबर वाला बिल्कुल गलत है, तो 2 नंबर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, 1 और 4। 4 में देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है थी, बिल्कुल सही बात है कि विभिन्न समितियां, इसमें 22 समितियां बनाई गई थी और 22 समितियों के माध्यम से ये क्या करती थी, कार्य करती थी। दूसरा एक चीज याद रखना दोस्तों, जब भारत आजाद हो गया था 1947 में भारत की आजादी के बाद में संविधान सभा के 2 कार्य हो गए थे। कितने कार्य हो गए थे, संविधान सभा 2 कार्य कर रही थी। एक तो विधायिका का काम कर रही थी और दूसरा संविधान सभा का काम कर रही थी। संविधान सभा और विधायिका, ठीक है, और एक काम कर रही थी कार्यपालिका का। ठीक है, जब संविधान सभा एज ए कार्यपालिका काम कर रही थी, तब इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं GV मावलंकर, जिनको बोला जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको क्या बोला जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर बोला जाता है। और संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के बारे में सही कथन कौन से हैं, एक तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी,
दूसरा है विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। ठीक है, तो इसमें कितनी समितियां थी? 22 समितियां इसमें बनाई गई थी। छोटी मोटी सारी समितियों को मिलाकर 22 समितियां बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, ठीक, देखिए दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, देखिए 2 सवाल है और दोनों सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया। देखिए याद रखना दोस्तों कि 26 दिसंबर 1929 में, कब? दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। कहाँ पे होता है? लाहौर में एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद में ये कहा जाता है कि जनवरी 1930 में, जनवरी 1930, और वो भी कौन सा? 26 जनवरी 1930 को हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे। क्या घोषणा की जाती है? कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसलिए इस दिन को मानते हुए 26 जनवरी को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के रूप में मनाया गया। ये कब डिसाइड हुआ था? दिसंबर 1929 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है और कांग्रेस का अधिवेशन का होता है लाहौर के अंदर होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और उस अध्यक्षता के समय वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को, यानी अगले साल हम क्या बनाएंगे? भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे और वो स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में उसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसीलिए उसी दिन 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्र जो संविधान है वो क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। ठीक है, यानी कि संविधान लागू करने की जो डेट है वो कौन सी है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, कई बार यदि आपसे नॉर्मली जनरली पूछा जाए कि हमारे देश का जो स्वतंत्रता हुई थी वो 15 अगस्त को ही दिन क्यों चुना गया था? 15 अगस्त 1947 का दिन ही उसके लिए क्यों चुना गया? देखिए दोस्तों, 15 अगस्त का दिन भारतीयों का दिन नहीं था, इसको चुना गया था लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के जीवन का सबसे जो अच्छा दिन था वो 15 अगस्त था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे इंग्लैंड की तरफ से, और उस इंग्लैंड की तरफ से भाग लेते हुए उन्होंने 15 अगस्त के दिन काफी सारी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। इसलिए उनको 15 अगस्त का विक्ट्री डे उन्होंने अपने जीवन का माना था। इसलिए 15 अगस्त को ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि 15 अगस्त को ही भारत को आजाद किया जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से हुआ था। और भारत का जो संविधान लागू है वो किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको मनाने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि भारत के मूल संविधान में शामिल थे। मूल संविधान जब बनकर तैयार हो गया था तो उस संविधान में 395 अनुच्छेद रखे गए, 22 भाग रखे गए और 8 अनुसूचियां रखी गई। 22 भाग और 8 अनुसूची। ठीक है दोस्तों, यदि वर्तमान की बात करूं तो मैं वर्तमान में 495 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। उसके बाद 22 की जगह 25 भाग हो चुके हैं और 8 अनुसूची की जगह 12 अनुसूची संविधान में हो चुकी है। वर्तमान समय की बात है। लेकिन मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची संविधान में शामिल थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा हो, जिसमें बीच में नीले रंग का चक्र हो। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा से पहले एक झंडा समिति भी बनाई गई थी और उस झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? JB कृपलानी।
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और ये जो संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बाद में ये बात कही गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वो किस अनुपात में होना चाहिए? केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें क्या होना चाहिए? बीच में एक नीला चक्र होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े भाई। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो सवाल था इसमें भी आपको याद रखना है, जो केसरिया जो रंग था हमारे संविधान में वो बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद हरा रंग हरियाली का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? देखिए, संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष दो बने थे, मैंने आपको बताया था। एक तो थे एससी मुखर्जी। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें पहले थे एचसी मुखर्जी और दूसरे व्यक्ति थे टीटी कृष्णामाचारी। ये दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने थे? दो थे। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये चीजें। संविधान सभा के उपाध्यक्ष दो बनाए गए थे, कौन कौन? एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णामाचारी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में होती है, जिसे अब संसद भवन के रूप में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। देखिए, सेंट्रल जो संसद भवन है उसकी जो हमारी जो संरचना है वो इस तरह से बनी हुई है, यानी कि बीच में एक हॉल है बड़ा सा और उसके दोनों साइडों में क्या है? इस तरह की संसद भवन की संरचना है, जिसमें एक ये जो बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, जिसमें दोनों जब संयुक्त बैठक की जाती है संसद की, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है तो वो इसी हॉल के अंतर्गत होती है। या फिर कोई विशेष अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का होता है, दोनों सदनों को लेकर होता है तो वो इसी जगह पर होता है। तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। और संविधान की जो बैठकें हुई थी वो सारी भी किसमें हुई थी? सेंट्रल भवन में ही हुई थी। ठीक है, देखिए संसद भवन की यदि मैं बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा संसद भवन के बारे में बता देता हूं कि संसद भवन की यदि मैं बात करूं तो संसद भवन का जो निर्माण कार्य था स्टार्ट हुआ था 1921 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में हुआ था और संसद भवन बनकर तैयार होता है 1927 में। जो संसद भवन है उसके जो वास्तुकार थे एडविन लुटियस। कौन थे? एडविन लुटियस। और संसद भवन का जो उद्घाटन किया था वो किया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगला है कि संविधान स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करने के लिए संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल का समय लग गया। देखिए टोटल जो सत्र स्टार्ट होते हैं वो 9 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं और 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा कार्यरत रहती है। कहां से कहां तक? 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का लास्ट अंतिम सत्र होती है, अंतिम बैठक होती है। ठीक है, और वहां तक संविधान सभा कार्यरत रहती है। ठीक है, उसके बाद में है कि हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत है। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था, ये भी गलत है। 19 सदस्यों ने पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था। तो सी और डी दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों गलत है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये संविधान सभा के जितने भी क्वेश्चन थे इन सभी क्वेश्चनों को हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको आगे वाले एग्जामों में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ से पूछे गए और उसके साथ में ही मैंने आपको सारी डिटेल में चीजें बताई गई है ताकि आपका संविधान सभा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं और आने वाले समय में भी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। जैसे CET भी अभी आने वाला है, CET के तहत जो भी भर्तियां होने वाली है वो भी सारी की सारी भर्तियां अभी चली रही हैं। तो इन सभी भर्तियों के लिए यदि आपको श्योर सफलता पानी है तो ज्वाइन कीजिए एकलव्य क्लासेज का
एकलव्य क्लासेज को। यदि आपको ऑफलाइन बैच में आना है तो ऑफलाइन बैच आइए, क्योंकि ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्स 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में फ्री दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्वाइन कीजिए एकलव्य क्लासेज और इसी तरह से PYQ क्लासेज में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो। थैंक यू, बने रहिए। ठीक है, शुक्रिया।